हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अपने चैप्टर को अब आगे बढ़ाते हुए हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं प्री हिस्ट्री से रिलेटेड। तो प्री हिस्ट्री क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ प्री हिस्ट्री की, तो यस, तो दो तरीके की हिस्ट्री होती है। वैसे देखा जाए तो तीन तरीके की होती है अगर मैं टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करूँ। तो एक आता है आपका प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है? तो प्री हिस्ट्री की अगर मैं जब बात करता हूँ तो प्री हिस्ट्री इज़ नथिंग बट द पीरियड बिफोर द हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसकी खासियत सबसे बड़ी ये होती है कि यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, यानी लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ के इस टाइम फ्रेम के लोग जो हैं बेसिकली अनसिविलाइज्ड और बारबरिक थे। अनसिविलाइज्ड एंड बारबरिक। तीसरा है यहाँ पे इस टाइम पे लोग की जो इस लाइफ स्टाइल होती थी वो आज की तरह नहीं होती थी, बल्कि ये लोग मोस्टली जंगल में रहते थे और केव्स में रहते थे। ठीक है, तो जंगल और केव्स में ये लोग रहा करते थे। तो और फिर चौथा, ये लोग हंटर और गैदरर्स थे। मतलब क्या है, इनकी जो ज़िंदगी होती थी वो शिकार करने पे और खाना इकट्ठा करने के ऊपर ही डिपेंड करती थी। तो ये पीरियड होता था, इस चीज़ को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कह सकते हैं। अगर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो देखा जाए तो इंसान इंसान का जो इवोल्यूशन है वो 3.3 मिलियन ईयर्स एगो होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया में तो ये जो है प्री हिस्टोरिकल पीरियड आपका शुरू होता है 5 लाख BC से, और ये चलता है आपका लगभग आप मान चलिए 5000 BC तक। ये वो पीरियड है जहाँ पे इंसान जो है वो इवॉल्व करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और बहुत लंबे समय तक वो एक ही फेज में स्टैग्नेंट पोजीशन में रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो कुछ बुद्धि उसकी बढ़ती है और कुछ चीज़ें उसके साथ घटनाएं होती हैं, कुछ एक्सीडेंटली कुछ चीज़ों को डिस्कवर कर लेता है, तो वो इवॉल्व करने लगता है। और जब वो इवॉल्व करता है तो फिर वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की तरफ उसका रुझान होने लगता है। तो ये होता है, इस फेज़ को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। यहाँ पे सबसे ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पे ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, टाइम फ्रेम के अगर हिसाब से बात किया जाए तो ये 3 हिस्सों में बटा है। पहला है, लेट मी ड्रॉ सम डायग्राम जिससे कि आप समझ पाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये प्री हिस्ट्री हो गया। और इससे रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये आता है आपका पहले, इसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। ये आपका है मेसोलिथिक एज, और ये है आपका नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज। तो अब क्या चीज़ है कि अब इनका टाइम फ्रेम अगर हम बात करें तो ये आप मान के चलिए कि ये 5 लाख से लेकर ये आपका है 5 लाख से लेकर 50,000 BC तक। ये आपका है 50,000 से लेकर
10,000 तक, और ये आपका चलता है 10,000 से का 5,000 और 4,000 कहीं कहीं। तो मेन चीज़ ये है कि ये तो मैंने टाइम के हिसाब से बता दिया है। अब बात ये है कि ये जगह जगह पे ये डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है। कहीं पे ये जो है 50,000 से शुरू हो रहा है, तो कहीं पे ये 10,000 से शुरू हो रहा है। तो इंडिया के अगर मैं पार्टिकुलरली बात करूँ तो 10,000 और 12,000 BC से ये शुरू होता है मेसोलिथिक फेज़, और ये जाता है करीब करीब 5,000 से। कुछ हिस्सों में ऐसा होता है कि यहाँ पे इंडिया में न्यूलिथिक के साथ साथ चैल्कोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर एक साथ चलते हैं। तो ये सब भी हमें समझना होगा कि न्यूलिथिक टाइम फ्रेम में ही हमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि चैल्कोलिथिक वाले भी होते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये हो गया। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो पैलियोलिथिक खुद भी जो है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा है मिडल, और तीसरा है अपर। तो ये वाला जो पीरियड है इसे हम कहते हैं 5 लाख से लेकर ये आपका चलता है करीब करीब मान के चलिए आप 2 लाख तक। ये आपका है 2 लाख से लेकर ये आपका है 1 लाख तक, और ये आपका जो है 1 लाख से 50,000 BC तक। तो ये आपके टाइम फ्रेम है, तो इसके हिसाब से ऐसे चलता है। तो आगे देखते हैं हमारे कौन कौन से इसमें हमें देखने को गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो टर्म पैलियोलिथिक है इसको इंट्रोड्यूस किया था जॉन लोबॉक ने 1865 में। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये 3 फेजेस में हमें देखने को मिलता है, लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा है मिडल पैलियोलिथिक, और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक। जो लोअर पैलियोलिथिक है यहाँ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे हमें हैंड एक्सेस यानी कि हाथ वाले कुल्हाड़े, क्लीवर्स यानी कि खुरचनी, चॉपिंग टूल्स यानी कि काटने वाले औजार देखने को मिलते हैं। मिडल पैलियोलिथिक की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें हल्के और छोटे औजार देखने को मिलते हैं, जबकि अपर पैलियोलिथिक की अगर मैं बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे स्क्रैपर्स, ब्लेड्स, चॉपर्स, बुरीन्स जैसे तमाम तरीके के टूल्स देखने को हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इसकी एक और ख़ासियत ये है कि यहाँ पे लोग कई तरीके की गुफाओं में रहते थे, और मोस्टली ये लोग पहाड़ी इलाकों में रहते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ साइट्स की तो जैसे महाराष्ट्र का बोहरी हो गया, और इसके अलावा पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, ये सब इलाके जो हैं आपके पैलियोलिथिक इससे जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा अगर मैं पार्टिकुलरली बात करूं तो हमें आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है, कर्नाटका में भी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में, और बिहार का जो वो है छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे जो पैलियोलिथिक टूल्स हैं ये सब हमें यहाँ पे देखने को, इनके एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टाइम पीरियड इंडिया में इनका 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC के बीच में रहता है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये लोग हंटर और गैदरिंग सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है,
यानी कि इनका एक ही काम होता है, एक होता है शिकार करना, दूसरा होता है उस शिकार को इकट्ठा करना। कभी कभी उनको टाइम मिल जाता है तो वो केव पेंटिंग्स बनाने लग जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कुछ वीडियोस में आपको दिखाया भी था केव पेंटिंग्स क्या होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसको मुझे दोबारा से दिखाने की ज़रूरत भी है। तो ये हो गया आपका पैलियोलिथिक। अब ये कुछ पैलियोलिथिक के औजार होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये कुछ हैंड एक्सेस के टाइप्स हैं। आपको ये इस तरह के इसका फिगर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली क्या था कि इस तरीके के औजार हमें वेरियस साइट्स से हमें देखने को मिल जाते हैं पैलियोलिथिक के। अब हम बात करते हैं मेसोलिथिक के। तो अगर मेसोलिथिक की बात करें तो ये इसका जो टर्म है मेसोलिथिक का, इसे हॉडर वेस्टरॉप ने 1866 में इसे लाया था, इंट्रोड्यूस किया था। ये फेज़ जो है इंडिया में शुरू होता है 10,000 BC से 4,000 BC के बीच में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर जगह का टाइम फ्रेम अलग होता है मेसोलिथिक के लिए। तो यहाँ पे भी ये 10,000 BC से शुरू होता है और 4,000 BC तक जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें माइक्रोलिथ टर्म का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है कि पत्थर के छोटे छोटे उपकरण हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भीमबेटका बागोर इन MP, जो कि इसका टाइम फ्रेम ये है। बागोर इन राजस्थान, जिसका टाइम फ्रेम ये है। सराय नाहर राय इन प्रतापगढ़ UP, जिसका टाइम फ्रेम ये है। और बिहार के पैसरा, ये सब कुछ प्रोमिनेंट मेसोलिथिक साइट है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि बागोर जो है आपका, वो भारत का सबसे बड़ा मेसोलिथिक साइट माना जाता है। और ये कौन से बागोर की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो बागोर है, हमारे पास दो बागोर हैं। एक ये बागोर है और एक ये बागोर है, MP वाला और राजस्थान वाला। तो मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान वाले बागोर की। ये आपका जो है लार्जेस्ट साइट है, ये वाला। लेट मी हाईलाइट दिस। तो ये वाला जो बागोर है, ये आपका इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट मानी जाती है मेसोलिथिक साइट की, अगर मैं बात करूं तो। दूसरी बात, अगर बात आती है सबसे ओल्डेस्ट मेसोलिथिक साइट की, तो वो है आपका सराय नाहर राय, जो कि आपका प्रतापगढ़ UP में पड़ता है। सराय नाहर राय, इसका टाइम फ्रेम समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम दिया है 9,958 से 9,059 BC तक ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता था एज अ मेसोलिथिक साइट। तो ये ओल्डेस्ट माना जाता है, राइट। तो ये मेसोलिथिक कल्चर के बारे में। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो हमें इसके अलावा और भी कई सारी साइट हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो साबरमती हो गया, नर्मदा घाटी हो गया, तापी घाटी हो गया, गुजरात का लंगनाज हो गया, है ना। और बात करूँ तो महसाणा हो गया, गुजरात में ही है। फिर मध्य प्रदेश की बात करूँ तो खरवार, जौरा और कठोतिया, ये सब आपके कुछ प्रमुख मेसोलिथिक साइट माने जाते हैं जो कि एग्जिस्ट करते थे। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक कल्चर के बारे में, या नियोलिथिक साइट्स के बारे में। तो ये कुछ मेसोलिथिक टूल्स थे जो लोग इस्तेमाल करते थे, और ये आपका नियोलिथिक फेज आ गया। नियोलिथिक पीरियड को सबसे पहले न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नियो मतलब होता है न्यू और लिथिक मतलब होता है स्टोन या रॉक्स। तो इसे कहा जाता है न्यू स्टोन एज, और ये जो है कल्चरल इवोल्यूशन का एक फाइनल स्टेज कंसीडर किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता था वो होता तो वैसे हंटिंग और फिशिंग ही था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन होने लगता है। पहले क्या होता था, पहले लोग जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन अब जानवरों को पालने भी शुरू कर दिए थे। और नियोलिथिक पीरियड के अंत की तरफ आते आते ही एग्रीकल्चर बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स।
तो यहाँ पे अब एग्रीकल्चर को भी ग्रो किया जाने लगा। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, हो क्या रहा है। इंसान इवॉल्व करता है, शुरू कहाँ से होता है, वो जंगल से अपने सफ़र की शुरुआत करता है। और जंगल से जब वो अपने सफ़र की शुरुआत करता है तो वो पहले गुफाओं में रहता है। गुफाओं में वो जानवरों का शिकार करके और उन्हें खाने के तौर पे इस्तेमाल करता है। फिर उसे लगता है कि यार अभी शिकार किए, शिकार मिलना इतना मुश्किल है, तो उसे स्टोर करता है। ये बुद्धि उसको आ जाती है कि उसे खाने को स्टोर करना है। फिर कुछ कुछ समय बाद ऐसा होता है, कुछ टाइम बीतने के बाद, कि अनजाने में दो पत्थर टकराते हैं उससे, और फिर वहाँ से चिंगारी निकलती है, तो वहाँ से आग का आविष्कार हो जाता है। आग का जब आविष्कार होता है तो फिर उसे लगता है कि क्यों ये आग गर्म चीज़ होती है, इससे अगर मैं अपने खाने को अगर मैं इसमें डालूंगा तो कुछ होगा क्या। करता है कोशिश, और इसी कोशिश में उसे पता चलता है कि इसमें मांस को डालने से उसका जो खाना है वो और ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। तो वो फिर उससे ये चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि आग गर्म है और जलता भी है, तो ये एक सुरक्षा का भी काम कर सकता है। तो जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा का भी वो इस्तेमाल करने लगता है धीरे धीरे। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझना होगा कि हिस्ट्री में जो भी इवेंट होते हैं वो सब एक इंसिडेंट के रूप में पहले होते हैं, लेकिन बाद में वो एक चेन ऑफ इवेंट बन जाते हैं, और वो चेन ऑफ इवेंट ही हमारा एक हिस्ट्री की नई कहानी बन जाती है। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप हिस्ट्री को एज अ फैक्ट्स के रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप इसे एक प्रोसेस के ज़रिए समझेंगे, एक इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एक चेन ऑफ इवेंट का इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इसे ज़रूर समझेंगे और आपको ये मज़ेदार भी लगेगा। तो खैर मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। क्राफ्ट और कारपेंटर, स्टोन मैसन, पॉटरी, वीवर्स, डायर्स एसेट्रा, ये सब इस तरीके के ऑक्यूपेशन होते थे। और रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, व्हीट और बार्ले, ये सब इस दौरान ग्रो किए जाने लगे। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अब जो है, चूँकि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी तो क्रॉप्स भी ग्रो होने लगे। अब एग्रीकल्चर जब स्टार्ट होती है तो एग्रीकल्चर से क्या होता है, एग्रीकल्चर से दो चीज़ें होती हैं। एक तो एक जो उस क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, उसकी जो फसल उगा रहे हैं उसको एक तरीके से एनिमल का अल्टरनेटिव मिल जाता है। जब एनिमल का अल्टरनेटिव मिल जाता है तो इंसान को लगता है कि जब एनिमल का अल्टरनेटिव मिल गया है तो हम एनिमल को क्यों ना पालना शुरू कर दें। तो जब वो एनिमल का पालन करता है तो इसमें वो दो चीज़ें आती हैं। पहला, वो गाय को पालना शुरू करता है, और जब गाय को पालता है तो उससे उसे दूध मिलता है, और दूध से फिर मल्टीपल डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इससे क्या होता है कि उससे उसका देखा जाए तो एक तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है, और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ होती जाती है। जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तभी तो जाके वो किसी क्षेत्र का वो बनेगा, सेठ बनेगा, और जब किसी इलाके का सेठ बनेगा तो फिर धीरे धीरे उसके पास अपने संसाधन और बढ़ते जाएंगे। तो मेन चीज़ ये है कि सिर्फ एक चेन ऑफ इवेंट की वजह से मल्टीपल इवेंट होने लगे, और इस मल्टीपल इवेंट्स की वजह से एक नई हिस्ट्री, नया युग प्रवेश होने वाला है, जिसके हम आगे बढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। There is also evidence of megalithic culture. Neolithic revolution is also called agricultural revolution. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर की इस एक नॉलेज की वजह से पूरे जो उस समय के एग्जिस्टिंग सोसाइटी था वो नई दिशा में सोच उसकी बढ़ गई, और एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करने के साथ ही उसने एनिमल डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया था। तो इससे एक सस्टेनेबल लाइफ और एक जिसे कहते हैं सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो गई थी। औजार की बात करें तो
कुल्हाड़े यानी एक्सेस, एजेस, स्टिक स्टोन्स, पॉलिश हैमर्स, स्टोन एक्सेट्रा, ये सब न्यूलिथिक टूल्स कंसीडर किए जाते हैं। तो ये आपके कुछ न्यूलिथिक टूल्स माने जाते हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर आता है चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोन कॉपर एज। पहली बात ये, दिस वॉज द फर्स्ट मेटल एज विच सॉ द यूज ऑफ कॉपर विथ स्टोन। कॉपर पहला ऐसा धातु था जिससे इंसान को इसके बारे में जानकारी मिली, और जब कॉपर के बारे में उसको जानकारी मिली तो उससे उसने रिंग्स भी बनाए, बैंगल्स भी बनाए, खंजर भी बनाए और कुल्हाड़े भी बनाए। और जब ये कॉपर का इस्तेमाल इन सब टूल्स के रूप में ऐसा होने लगा तो जाहिर सी बात है कि इंसान इतना उस समय इतनी तो बुद्धि कम से कम आ ही गई थी कि कॉपर की मदद से एक हसिया भी बना लें। और जब कॉपर का एक हसिया बनेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक धातु एक पत्थर से क्या कर सकती है। मतलब अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि एक धातु एक पत्थर से कितना असरदार होगी। और जब वैसा होगा तो फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बढ़ेगा, और एग्रीकल्चर जब प्रोड्यूस बढ़ेगा तो फिर सरप्लस एग्रीकल्चर आएगा, और फिर उससे नई जो इवोल्यूशन है वो और चीज़ें बढ़ेंगी। इससे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अर्बन रेवोल्यूशन का इसे हम कह सकते हैं कि एक अर्बन फर्स्ट अर्बनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। और यही फर्स्ट अर्बनाइजेशन आगे चल के हमारे नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, जिससे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। बैकग्राउंड में अभी दे रहा हूँ क्योंकि जब आपका बैकग्राउंड क्लियर होगा तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो ये सारे चेन ऑफ इवेंट्स आपके डेवलप हो रहे हैं, ये आपके फर्स्ट अर्बनाइजेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑकरे कलर की पॉटरी भी देखने को मिल रही है, और यही ऑकरे कलर की पॉटरी, यही मेन फीचर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहता है कि यहाँ पे भी हमें ऑकरे कलर की OCP पॉटरी देखने को मिलती है और कुछ वाइट। फिर उसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश से हमें कायथ कल्चर और नवदा टोली भी हमें मिलते हैं, और तो इस तरीके के हमें साइट्स देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ होगी। तो ये आपके कुछ चैल्कोलिथिक एज के टूल्स थे जो कि आप समझ पा रहे हैं कि ये आपके नियोलिथिक टूल्स थे और ये आपके चैल्कोलिथिक टूल्स माने जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।